नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल यशवंत और आप देख रहे हैं थ्योरी आईएएस। मित्रों, अभी 8 जनवरी 2022 यानी कल को यूपीएससी सीएससी मेंस 2021 का जीएस का पेपर अभी समाप्त हुआ और उसमें जीएस 1 और जीएस 2 यह दो पेपर समाप्त हुए हैं कल की तारीख में। और हम आज डिस्कस करेंगे जीएस का पेपर यूपीएससी द्वारा पूछा गया। मोटे तौर पर इस पेपर में इतिहास, जिसमें भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास होता है, और उसमें ही विरासत तथा संस्कृति, भारतीय विरासत तथा संस्कृति का समावेश किया जाता है। दूसरा, उसमें भूगोल का समावेश किया जाता है, जिसमें भारत तथा विश्व का भूगोल समाहित होता है, जिसमें मानव भूगोल और मुख्य तौर पर भौतिक भूगोल समाविष्ट होता है, भारत का भी और विश्व का भी। और उसके बाद आता है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी खंड। उसमें सामाजिक मुद्दे तथा विकास से संबंधित मुद्दे समाविष्ट होते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे पेपर में कौन से सवाल पूछे गए थे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको हर साल पीवाईक्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ही अच्छे से करनी है। अगर आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से पढ़ लिए तो आपको मेंस के एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। और आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए इसके लिए। तो संक्षेप में हम देखते हैं कि आज के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। हिस्ट्री का पेपर पूछा था, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भारत का आधुनिक भारत का इतिहास, वो 40 अंकों के लिए था, ये मार्क्स है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री यह पूछा था आपको 95 मार्क्स के लिए। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री 95 नहीं, 15 मार्क्स के लिए, खाली एक ही सवाल था वर्ल्ड हिस्ट्री से। उसके बाद तीसरा सेगमेंट आपका आता है हिस्ट्री में ही पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो उसके लिए पूछा गया था 10 अंकों के लिए। उसके बाद आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, चौथा आर्ट एंड कल्चर, यह पूछा गया था केवल 10 अंकों के लिए। इस साल आर्ट एंड कल्चर बहुत कम पूछा गया है। उसके बाद आते हैं हम अगले सेगमेंट पर, ज्योग्राफी से आपको पूछे गए थे 95 अंकों के लिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटी, ज्योग्राफी के बाद महत्वपूर्ण आती है सोसाइटी, वह पूछा गया था 80 अंकों के लिए। कुल मिलाकर 250 अंकों का आपका ये पूरा पेपर था। देखिए, यूपीएससी के जीएस के पेपर की खासियत यह है कि इसमें आपको अभी तो पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी 20 सवाल दे रही है, और सभी सवाल, कितने भी सवाल हो, सभी सवाल कंपलसरी होते हैं। आप एक भी सवाल नहीं छोड़ सकते। अब वैसे तो आप पूरा का पूरा पेपर भी नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सवाल छोड़ते हैं तो वो सवाल छूट जाता है, आपके उतने अंक भी आपको नहीं मिलेंगे, यह कंफर्म होता है। सभी, इसका मतलब यह होता है कि अगर मार्क्स चाहिए तो आपको यह सवाल हल करना ही है। इसीलिए कहते हैं कि यह कंपलसरी पेपर होता है, पूरा का पूरा 200 सवाल कंपलसरी होते हैं। 250 अंकों के लिए यहाँ पेपर होता है, और इसमें पहले 10 सवाल और आखिरी 10 सवाल, पहले 10 सवाल 10 अंकों के लिए होते हैं और उनका जवाब हमें लिखना होता है 150 शब्दों में। दूसरे 10 सवाल यह होते हैं 15 अंकों के लिए और 250 शब्दों में इनका हमें जवाब लिखना होता है। तो
आखिर के 10 सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा पेपर ही महत्वपूर्ण होता है, कंपलसरी पेपर होता है। चलिए देखते हैं कि यूपीएससी ने इस साल कौन से सवाल पूछे हैं। इन सवालों की तरफ देखते हुए इन सवालों का हम हल नहीं करेंगे, लेकिन हल करने का तरीका क्या होगा, हम क्या देखेंगे, हल करने का तरीका। उसके बाद हम देखेंगे कि यह सवाल कैसा था, मतलब कि हाँ, इसके लेवल हम डिसाइड करेंगे। लेवल डिसाइड करेंगे कि ये इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। वैसे आपको बता दूं कि यूपीएससी की यह पेपर बहुत ही इजी आया है। ज़्यादातर सवाल आपको इजी या मॉडरेट में दिखेंगे। हार्ड के सवाल एक दो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने यह एग्ज़ामिनेशन दी भी है तो भी आपको बहुत ही हर्षोल्लास और आनंद हुआ होगा कि इस तरह का पेपर यूपीएससी पूछती है मेंस में। बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन बहुत धीरज से आपको इसे हल करना चाहिए। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला सवाल हमारा है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। भक्ति साहित्य पर सवाल पूछा गया है और इस सवाल को हमें दो भागों में विभाजित करना है। एक तो भक्ति साहित्य की प्रकृति का हमें मूल्यांकन करना है। देखिए, भक्ति मूवमेंट नहीं पूछा है, भक्ति साहित्य पूछा है। भक्ति साहित्य, भक्ति मूवमेंट और भक्ति लिटरेचर, इसमें अंतर है। मूवमेंट और लिटरेचर में अंतर है। शब्दों को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। लिखते समय सबसे पहले आता है हमारा सवाल समझना। सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद उसका आंसर करिए, तब जाकर आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। नहीं तो आप लिखेंगे भक्ति मूवमेंट पर और पूछा गया है भक्ति साहित्य। देखिए, पहला ये सवाल के जैसे मैंने पहले बताया, दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तो लिया है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना है, और दूसरे पार्ट में भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का हमें निर्धारण करना है। 5-5 अंकों के लिए ये दो पार्ट है। अगर आपने एक पार्ट छोड़ दिया तो आपको केवल 5 अंकों में से ही अंक दिए जाएंगे, और 5 अंकों में से आपको अंक कितने दिए जाएंगे, तो ये वो हो जाएंगे 2, अगर आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा है तो। अगर आपने पूरा दोनों पार्ट का उत्तर लिखा है तो अब आपको, अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है तो आपको 4 से 5 या फिर 6 मार्क्स भी मिलेंगे, आपने कितना अच्छा लिखा है इसके आधार पर। ठीक है, चलिए, और मैं इसे रखूँगा, इस सवाल को हम रखेंगे इजी में, क्योंकि कन्वेंशनल बुक्स में हमें इसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद है दूसरा सवाल। हम देखते हैं अभी कि यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। यंग बंगाल, यह 1828 से 1840 के बीच में बंगाल में कार्यरत एक समाज था। समाज नहीं, एक सोसाइटी थी। हेनरी डेरोजियो इसके प्रणेता थे, और कई भारतीय इसमें थे। और मुख्य रूप से यह एक ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म से प्रभावित भारतीयों की मूवमेंट थी, और कईयों ने ईसाईयत में अपने आप को कन्वर्ट भी कर लिया था। और ब्राह्मण समाज के बारे में तो आपको मालूम है। इन दो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को हमें रेखांकित करना है। इस संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को हमें रेखांकित करना है। एक उदाहरण यहाँ से लीजिए, एक उदाहरण यहाँ से लीजिए और उत्तर लिख लीजिए। मैं इस सवाल को इजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें यंग बंगाल का उल्लेख है। हम इतना बारीक शायद अगर पढ़ते तो प्रीलिम्स में भी बहुत हाई हमारा कट ऑफ जाता, लेकिन हम इतना बारीक पढ़ते नहीं हैं। तो यंग बंगाल अगर हम मिस कर दे तो 5 अंकों में से ही हमारे अंक मिलेंगे हमें, 2 या 3। 2-3 तो बहुत ही मुश्किल से मिलते फिर। ठीक है, चलिए, तो हमें लिखना है, अभी हम इसे लिखेंगे मॉडरेट, क्योंकि इसमें यंग बंगाल का उल्लेख है। उसके बाद है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों। देखिए, फिर से देखिए, इस सवाल में भी 2 भाग हमें दिखते हैं। भारतीय रियासतों का एकीकरण करना है,
और इस प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करना है। पहले पार्ट में हमें मुख्य प्रशासनिक मुद्दे कौन से हैं ये बताने हैं, और दूसरे भाग में हमें बताना है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं कौन सी थी। ठीक, और इसे मैं कहूँगा कि ये भी एक इजी सवाल था, क्योंकि कन्वेंशनल बुक्स में हम इसे पढ़ते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें कोई का आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें बना बनाया आंसर है बुक्स में, वही हमें लिखना है। उसके बाद है चौथा सवाल, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। अगर नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 4-5 सवाल तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर, यह बात आप ध्यान में रखिए। डिफरेंशिएट द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स, डिफरेंशिएट द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको कारणों में क्या अंतर है यह स्पष्ट करना है। आपको हिमालय क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट में भूस्खलनों के कारण क्या है यह नहीं बताना है, उनमें क्या अंतर है यह बताना है। तो अच्छे से पढ़िए। मैं कहूँगा कि यह भी एक इजी सवाल था, अगर आपको अच्छे से हल करना आता है तो बहुत ही इजी सवाल था, कोई भी बता देगा, इतना इजी सवाल। उसके बाद है पांचवा सवाल, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं, विवेचना कीजिए। मैं कहूँगा कि यह एक मॉडरेट सवाल है, क्योंकि हमें इसके बारे में हमने पढ़ा है, 10वीं कक्षा में पढ़ा है भूगोल में, एनसीईआरटी में। उसके बाद हमने 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ते हैं हम, उसमें भी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ दिया हुआ है। लेकिन चूँकि हमें यहाँ आंसर कंस्ट्रक्ट करना है और इसके साथ कुछ डेटा भी हमें लिखना है कंटेम्प्रेरी, कि कौन से देश है कि जो गोंडवाना लैंड में आते हैं, फिर भारत और उनके देश में उनकी खनन क्षेत्र का, खनन उद्योग का उनकी जीडीपी के साथ क्या प्रतिशत है, और भारत का जीडीपी उसके जीडीपी के साथ खनन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं कहूँगा इसे मॉडरेट टू हार्ड इसमें हम रखेंगे इसे। इतनी सारी जानकारी चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो हम इसे मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे। किसी के लिए मॉडरेट तो किसी के लिए हार्ड। इजी तो ये सवाल नहीं है, तो यह सब हमें इसमें लिखना है और आगे चलना है। उसके बाद हम देखते हैं छठा सवाल कि शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। जो आज पानी के नीचे ज़मीन है वो उसे हम पानी को पीछे ढकेल देते हैं या फिर उसे सुखा देते हैं और उस भूमि को हम अपने उपयोग में लाते हैं, तो इसके क्या पर्यावरणीय प्रभाव है। आपको केवल पर्यावरणीय प्रभाव पूछे गए हैं और वह भी उदाहरणों सहित पूछे गए हैं, तो पर्यावरणीय प्रभाव ही लिखिए और कुछ उदाहरण लिखिए, 1-2। ठीक, और मैं कहूँगा कि ये एक मॉडरेट सवाल था, इजी तो नहीं कह सकते। पर्यावरणीय प्रभाव हमें लिखने हैं, तो आंसर कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद है ये 7वां सवाल, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। ये एक बहुत ही हार्ड सवाल है, ऐसे मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि देखिए 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोट वो कौन से हैं, उनका हमें उल्लेख करना है। उल्लेख करना है मतलब यह है कि वो विस्फोट कहाँ कहाँ हुए, कब हुए, यह नहीं कब हुए यह बताया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बता सकते कौन इतना डेटा कौन दिमाग में रखेगा। एक तो उनके नाम ही हमें मालूम होने की संभावना कम है, कहाँ कहाँ उनका विस्फोट हुआ है, 1-2 हमें याद रहेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे। तो यह सब बातें रहती हैं और उसके क्षेत्रीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े यह बताने हैं। अब हमें स्पेसिफिक प्रभाव मालूम है, इसकी संभावना भी कम है। हम जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई उसमें क्या क्या हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक
नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन के जवाब में, वो हमारे पास होने की संभावना कम है और हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में भी यह नहीं है। वैसे तो इसके इसीलिए मैं इसे हार्ड कहूँगा। वैसे मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, कुछ वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ, वो वेबसाइट आप ज़रूर देखिए। पहली वेबसाइट है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ग्लोबल वोल्केनिक प्रोग्राम, इसकी ये वेबसाइट है। आप इसका URL देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको ये। और उसके बाद ये है की फैक्ट्स अबाउट वोल्केनिक एरप्शंस, और ये वेबसाइट, मैं अभी वेबसाइट पर हूँ, एक USA की ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDS 24/7। ओके, तो इसमें देखिए आपको नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है उन सभी के बारे में आपको फंडामेंटल्स पढ़ने मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं रेगुलरली इसे रेफ़र करता हूँ, चाहे वो अर्थक्वेक हो या फिर एक्सट्रीम हीट हो, फ्लड्स हो, हरिकेन्स हो, लैंडस्लाइड्स एंड मड स्लाइड्स हो, लाइटनिंग हो, टॉर्नेडोज हो, सुनामी हो या फिर वोल्केनोज हो, वाइल्ड फायर, विंटर वेदर, डिजास्टर रिसोर्सेस, हेल्दी एंड सेफ्टी कंसर्न्स फॉर ऑल डिजास्टर्स, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर एनवायरमेंटल फिनोमेनन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो यहाँ आपको यह वेबसाइट मैं आपको ज़रूर रेफ़र करूँगा। और उसके बाद WHO है, WHO में भी वोल्केनिक एरप्शंस के क्या हेल्थ पर प्रभाव पड़ते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसका ओवरव्यू बताया हुआ है, इम्पैक्ट्स क्या है यह भी आपको बताया हुआ है, और WHO इसके लिए क्या कर रहा है ये भी दिया हुआ है। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट जो है इस सवाल का, वह हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वो हम कर सकते हैं या अगर बेसिक जानकारी हमारे पास है तो। लेकिन याद रखिए कि फिर से यहाँ पर क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव पूछे हैं और स्पेसिफिक पूछे हैं 2021 में क्या घटित हुए हैं। अगर 2021 में कुछ बड़ा घटित हुआ होता तो हम बता सकते, लेकिन छिटपुट ही हुए हैं, उसके कोई बहुत बड़े परिणाम तो नहीं हमारे सामने आए। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन UPSC ने पूछा है तो सवाल का जवाब तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल कंपलसरी है। उसके बाद हम आते हैं 8वें सवाल पर। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। देखिए, विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए बोल रहे हैं और शब्दों की मर्यादा 150 है और अंक सिर्फ 10 है। क्या भाई UPSC ऐसे नहीं किया करते यार। चलिए फिर, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, सबसे आसान सवाल इस क्वेश्चन पेपर में अगर कोई है तो वो ये है। हम 5वीं कक्षा में इस संदर्भ में पढ़ते हैं भूगोल की क्लास में, तो इसे हम रखेंगे इजी में। ठीक, उसके बाद है 9वां सवाल, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है और मैं फिर से इसे कहूँगा कि ये भी एक इजी सवाल है। आदिवासियों का ज्ञान हमारी मुख्य धारा के ज्ञान से तथा हमारी सांस्कृतिक प्रणालियों से किस तरह से विशिष्ट है, यह हमें बताना है। बहुत सारे मुद्दे हमारी NCERTs ने हमें दिए हुए हैं, कोई अलग से चीज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसके लिए तो। उसके बाद है 10वां सवाल, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। गिग इकोनॉमी क्या है और उसकी महिला सशक्तिकरण में, भारत में महिला सशक्तिकरण में इसकी क्या भूमिका है, उसका हमें परीक्षण करना है। तो बता दीजिए, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, साधक बाधक चर्चा कीजिए उस पर और हो जाएगा आपका परीक्षण। ठीक है, पहले तो गिग इकोनॉमी क्या है ये मालूम होना चाहिए। अगर वो उसकी व्याख्या आपने गलत कर दी तो पूरा जवाब आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए व्याख्या पर जोर दीजिए, गिग इकोनॉमी क्या है। ठीक, और आपने तो पढ़ाई है, इससे तो मैं कहूँगा कि ये भी एक बहुत ही इजी सवाल था। उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं 15 अंकों के सवाल और इसके लिए हमें 250 अंकों में जवाब लिखना है। तो इसमें पहला सवाल यानी कि हमारा 11वां सवाल है अब, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, उस पर हमें टिप्पणी करनी है। नरमपंथी हमें लिखना है कि 1885 से 1905 के 5 तक जो नरमपंथी थे कांग्रेस में, उनकी क्या भूमिका थी, उनका रवैया क्या था, उनके साधन क्या थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे थे भाई वो, हाँ,
अंग्रेज़ों की नीतियों को प्रभावित करने के उनके साधन क्या थे और अंग्रेज़ी सत्ता के तरफ देखने का उनका रवैया क्या था, यह सब हमें यहाँ पे लिखना है। और अंत में यह भी बताना है कि उसने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार किस तरह से तैयार किया है। जो वो कर रहे थे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बीज थे उसमें। ठीक है, तो चलते हैं अभी 12वां सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक बहुत ही आसान सवाल था, इजी सवाल था। इसके पहले 11वां सवाल था, वो भी मैं कहूँगा कि इजी ही था। ये भी सवाल इजी ही है, बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया था। आप उसका एक इनुमरेट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रचनात्मक कार्यक्रम लिखिए और उन्हें स्पष्ट कीजिए। एक रचनात्मक कार्यक्रम और 1 2 लाइन उसके बारे में, बस इस तरह से। उसके बाद है 13वां सवाल। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। यह एक मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित यह सवाल है और हमारे सिलेबस में तो मॉडर्न वर्ल्ड ही है सिलेबस में। दोनों विश्व युद्ध, देखिए आप हिस्ट्री में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन 2 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पढ़ने चाहिए। पहला तो है कि वैश्विक विश्व में राष्ट्रवाद का उदय, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन वर्ल्ड। और उसके बाद हमें पढ़नी चाहिए दूसरा टॉपिक दोनों विश्व युद्ध, और तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए शीत युद्ध। यहाँ से सवाल आते हैं, सवाल आते हैं, सवाल आते हैं, हर साल आते हैं। देखिए अभी एक ही सवाल पूछा 15 अंकों के लिए, और वो भी इन 3 में से एक टॉपिक पर पूछा गया है और उसका मूल्यांकन करना है हमें। हिटलर, मुसोलिनी, ब्ला 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 और भी है। ठीक है, अर्जुन देव की किताब में यह मिलता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये, और हमारी एनसीईआरटी में भी मिलता है यार, और अर्जुन देव जी की पुरानी एनसीईआरटी है और नई एनसीईआरटी में भी मिलता है। हर जगह इसका जवाब हमें मिल जाएगा, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि यह सवाल भी इजी था। उसके बाद आता है हमारा 14वां सवाल। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सुदाहरण वर्णन कीजिए। इसे मैं कहूँगा इजी तो नहीं कहूँगा, इस सवाल को मैं रखूँगा इसे मॉडरेट के क्लास में। एक मॉडरेट सवाल है, ये कोई कठिन सवाल भी नहीं है, क्योंकि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की तो हमें रटे हुए होनी चाहिए, और अच्छे जो एस्पिरेंट्स होते हैं तो वो तो रट कर ही रखते हैं। और उसके स्थानीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह भी हमें मालूम होता है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कहाँ नहीं दिया हुआ है, कोई भी किसी भी अच्छी बुक में दिया हुआ है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यह सब दिया हुआ है, तो इसलिए यह सवाल मॉडरेट है, कोई कठिन सवाल यह नहीं था। तो उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल पर, 15वां सवाल। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप पहला भाग, और दूसरा भाग है मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। तो इसकी इन दो भागों में इसका उत्तर दीजिए और आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब आंसर का काम तमाम हो जाएगा, आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई। देखिए, यह समझना ज़रूरी है, आर्कटिक की बर्फ़ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों में क्या होता है, बर्फ़ में क्या होता है, यह आपको ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके क्या प्रभाव होते हैं और वो प्रभाव क्यों होते हैं, यह भी आपको मालूम है। तो इसे मैं कहूँगा कि यह एक कंस्ट्रक्ट करने वाला सवाल है, तो इसे हम रखेंगे इजी टू मॉडरेट। किसके लिए बहुत इजी होगा, किसके लिए ये मॉडरेट होगा, लेकिन हार्ड तो नहीं है। अगर आपको यह सवाल हार्ड जाता है तो आपने बहुत पढ़ना है, अभी आपने बहुत कम पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, अभी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद है आपका 16वां सवाल। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो GS2 में IR में होना चाहिए था भाई। मैं इस सवाल से कह रहा हूँ, यह सवाल कहाँ होना चाहिए था कायदे से, यह होना चाहिए था
GS2 में IR में, लेकिन तो ये तो यूपीएससी है, इसे क्या कर दिया, ज्योग्राफी में डाल दिया। अब ज्योग्राफी में क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर खनिज तेल है, यहाँ पर मिनरल ऑयल है, तो हमें मिनरल ऑयल को अभी फोकस में रखना है और उसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना करनी है। कितने आयाम हो सकते हैं, सोशल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, इंटर जियो पॉलिटिकल क्या है, उसके, हाँ पॉलिटिकल तो नहीं कह सकते, हाँ उनकी अंदरूनी राजनीति के बारे में हो सकते हैं उनके प्रभाव उन देशों की। और शिया सुन्नी विवाद बहुत बड़ा सवाल है और जवाब भी बहुआयामी है। तो यहाँ सारे आयाम आपको क्लियर करने हैं, सोशल, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल वगैरह वगैरह, ये सब आयाम। तो यह डिस्कस कीजिए और उसकी विवेचना कीजिए 250 अंकों में। उसके बाद है क्वेश्चन 17वां, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। देखिए, आईटी उद्योगों के विकास के कारण उत्पन्न होने वाले पहले पार्ट में लिखना है सामाजिक और दूसरे पार्ट में लिखना है आर्थिक प्रभाव क्या है। अगर आपने केवल सामाजिक प्रभाव लिखे या केवल आर्थिक प्रभाव लिखे तो भी आपका उत्तर अधूरा रह जाएगा, और उसके बाद अगर आपने कोई इसके अलावा कोई प्रभाव लिखने शुरू कर दिए तब तो आपका उत्तर ही दूसरे एंगल में चला जाएगा। आपका उत्तर इस सवाल का होगा ही नहीं, वो किसी और सवाल का उत्तर होगा जो आपने अपने मन में अज्यूम कर लिया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल अच्छे से पढ़ा कीजिए, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ही अच्छा लिख पाएंगे सवाल। तो इसे पहला ये जो 16वां सवाल था इसे हम मॉडरेट रखेंगे और इसे भी हम क्या करेंगे, इसे हम इजी रखेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं भाई इस संदर्भ में, खाली हमें जवाब ही लिखना है इसका तो 17वें सवाल का। उसके बाद हमारा आता है 18वां सवाल, और 18वां सवाल बहुत ही इजी है। फिर से, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। अब देखिए, इस सवाल के भी दो भाग है। पहला भाग तो कम महत्वपूर्ण है लेकिन दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला भाग 5 अंकों के लिए है और दूसरा भाग 10 अंकों के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीवर्ड देखिए, यहाँ पे दूसरे भाग में है विस्तृत प्रकाश डालिए। विस्तृत, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, यह हो गया पहला पार्ट 1, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करना। यहाँ 5 अंकों के लिए, और भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालना है हमें। यह हो गया दूसरा भाग। इस दूसरे भाग के लिए 10 अंक है, क्योंकि यह मेजर पोर्शन है, विस्तृत प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। तो हमें जवाब में भी इसका वेटेज ज़्यादा रखना है और इसकी तुलना में कम वेटेज रखना है। आगे बात समझ में? तो लिखिए जवाब 18वां। मैं कहूँगा कि ये ईजी सवाल है, ईजी, बहुत ईजी है। इसके बाद आता है 19वां सवाल, क्रिप्टो करेंसी क्या है। इस सवाल में देखिए 3 सवाल छुपे हुए हैं, 5-5 अंकों के हम कह सकते हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं, 15 अंकों के सवाल है, अंकों का सवाल है, और इसमें 3 पार्ट है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, 5 अंकों के लिए। वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, 5 अंकों के लिए। क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। देखिए, विश्व को प्रभावित कर रही है तो भारत अछूता कैसे रहेगा, क्योंकि भारत तो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, भारत एक ओपन सोसाइटी है और ओपन इकोनॉमी है, वैश्वीकरण में है, ग्लोबल विलेज का एक भाग है, पार्ट है। तो इसीलिए भारत पर तो प्रभाव है ही। हमें बताने हैं कि किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है। जो सवाल पूछा है वो, उससे एक कदम हमें यहाँ पे आगे जाना है, और किस तरह से क्रिप्टो करेंसी भारत को प्रभावित कर रही है, भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है, यह हमें बताना है। तो मैं कहूँगा कि यह भी एक ईजी सवाल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। उसके बाद आता है ये हमारा आज का आखिरी सवाल इस पेपर का, वह है भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। देखिए, फिर इसमें 2 पार्ट है, लेकिन कोई भी हमें कीवर्ड इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि यह सेम वेटेज है, 7.5 अंकों के लिए यह, और ये 7.5 अंकों के लिए। तो इसलिए जब हमें दिया हुआ हो कीवर्ड कोई सवाल में और दो पार्ट हो, तो उसमें जिस पार्ट में
कीवर्ड दिया हुआ है वेटेज वाला, उस पार्ट को हमें ज़्यादा लिखना होता है। अगर कीवर्ड नहीं दिया हुआ है तो दोनों भी पार्ट्स को हमें एक जैसा वेटेज देकर लिखना होता है। तो इसलिए हमें इस सवाल को के दोनों भी पार्ट्स है, सामाजिक भारतीय समाज में पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, और दूसरा पार्ट है इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण। देखिए, निरंतरता भी है सवाल में और परिवर्तन भी है, तो ये परस्पर विरोधी हो गए। लेकिन जब भी कोई समाज अपने आप को निरंतर परिवर्तनों में जाता है, तब भी उसके कुछ मूल्य ऐसे हैं जो बुनियादी होते हैं, वह कायम रहते हैं, और उसके साथ कुछ मूल्य नए भी आते हैं। तो परिवर्तन निरंतरता को कैसे बनाए रखता है, उसके क्या संसाधन हैं, उसके क्या तरीके हैं भारतीय समाज के, और उसमें परिवर्तन आते हैं तो वो किस कारण आते हैं और कौन से परिवर्तन आए हैं अभी तक, ये उदाहरण सहित हमें बताना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि विवरण देने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए मैं इस आखिर में इस सवाल को हम रखेंगे। भाई यह तो कठिन तो सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप सीनियर प्लेयर है तो आपके लिए ये इजी है, लेकिन अगर आप नए नए खिलाड़ी हैं तब आपके लिए यह मॉडरेट सवाल है। तो इजी टू मॉडरेट हम इसे रखेंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि यह पेपर 2020 का खाली एक दो सवाल हमें ऐसे दिखे जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ हार्ड सवाल है, और ऐसे हमें कितने दिखे, केवल एक सवाल, 7वां सवाल जो हमें ज्वालामुखी से संबंधित था, और बाकी के सवाल एक तो मॉडरेट या इजी में हम रख सकते हैं 19 सवाल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये सब क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझा दिया है, और आप जब भी यहाँ पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो मैंने जो बातें बताई उन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपने घर में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।